बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुखालिफिन बदस्तूर परेशान थे, हैं और रहेंगे, और ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक आइन और कानून के मुताबिक मुल्क में साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करवाया जाता और इख्तदार जो है अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों को सुपुर्द नहीं किया जाता। जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती रहेगी और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहेगा, इलेक्शन में धांधली के प्लान बनाए जाते रहेंगे, तब तक इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो चैन से नहीं बैठ सकते। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको जेल में रखा हुआ है। आज भी उनके खिलाफ मुकदमात की भरपार है। आज साइफर केस को आगे बढ़ाया गया, उसमें क्या हुआ वो भी बताते हैं, और इमरान खान साहब ने वहां पे क्या गुफ्तगू की वो सबसे पहले आपके लिए रखते हैं। कुछ फैसले किए गए हैं, इंपॉर्टेंट फैसले हैं, क्योंकि बाहर उन्होंने कल ही एक कॉल दी थी, आज फिर उन्होंने कॉल दी है कि इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार टिकट होल्डर्स जो हैं वो निकले, पुरअमन एहतजाज करें। और दूसरा उन्होंने एक और बात की है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट होल्डर जो हैं अपने अपने इलाकों में जाएं और इंतखाबी मुहिम चलाएं, और जो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगा उसका पार्टी टिकट तब्दील कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके पीछे मुहर्रकात हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवार आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकलें, और जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर नहीं निकलेगा वो उसका टिकट हम तब्दील कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने साइफर पे बात की है। साइफर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो बात की, इस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डिमार्च करने की सिफारिश की, यानी कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिफारिश की, और सफीर की सिफारिश पर डिमार्च किया गया और कहा जा रहा है कि यह साजिश नहीं और मुदाखलत नहीं, जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तस्लीम किया गया कि यह मुदाखलत है, और खुली मुदाखलत। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला तो वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। ये उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। उन्होंने आज खुलेआम नाम दे दिया है खुली अदालत में, और उन्होंने कहा कि साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इससे डोनाल्ड जो है वो एक्सपोज हो गया, और साइफर ट्रायल को सीक्रेट रखना चाहते हैं। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? साइफर अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो फिर डिमार्च क्यों किया गया? क्योंकि वाशिंगटन में और इस्लामाबाद में दोनों जगहों पे यह पहली दफा हुआ है पाकिस्तान ने अमेरिका को डिमार्च किया, यानी कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया। उसका सादा जुबान में मतलब यह है। उन्होंने कहा कि क्या कोई अमेरिका को डिमार्च करता है, और जिस रोज डिमार्च किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था, यानी कि जिस रोज डिमार्च किया गया वो साइफर उस दिन ओपन हो गया था कि ये क्या हुआ है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका ने मुदाखलत की, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फैसला हुआ, वफाकी काबीना ने फैसला किया और डिमार्च किया गया, और अमेरिका को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, एहतजाजी मरासला दिया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि और फिर क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत फिर क्यों कहा गया अगर उसमें कुछ नहीं था? और साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई? ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाया है, क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं ना कि इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए और सारी कौम को सुनना चाहिए कि इसमें है क्या। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमार्च नहीं किया गया, सिर्फ एक डिमार्च किया गया और वो अमेरिका को किया गया, और इस साइफर पे किया गया, और वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सिफारिश पर किया गया, जिसमें उस वक्त की फौजी क़यादत भी मौजूद थी, और उसके बाद भी उस फैसले को ऑन किया गया शहबाज हुकूमत ने, और उसमें भी फौजी क़यादत मौजूद थी। राजा रियाज समेत बहुत से लोग अमरीकी एम्बेसी जा रहे थे, जिस पर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी मौजूद थी। अरशद शरीफ का प्रोग्राम भी मौजूद है कि कौन कौन से लोग अमरीकी एम्बेसी जा रहे थे। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हमें इसका इल्म तक न था, और हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट कराया गया कि इमरान अमेरिका मुखालिफ और जनरल बाजवा अमेरिका के हक में है। फौज आर्मी चीफ की हिदायत के बगैर कुछ नहीं करती। नदीम अंजुम के खिलाफ मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। हमें पता है कि फौज कैसे काम करती है, हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, और मेरा और नवाज शरीफ का मामला बिल्कुल अलग है। और उन्होंने एक और बात जो खासतौर पे ये आमतौर पे कही जाती है कि जी जनरल नदीम अंजुम पे तनकीद क्यों नहीं करते इमरान खान साहब,
تو انہوں نے بتا دیا کہ حکم تو اوپر سے آتا ہے, پالیسی اوپر سے چلتی ہے, یہی فوج کا ایک چین آف کمانڈ ہے, اس لیے ہم نے کبھی بھی نیچے کسی پہ تنقید نہیں کی اور کسی کو ہدف تنقید نہیں بنایا, کیونکہ جو پالیسی میکر ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. نواز شریف اور مریم جو ہیں نااہل ہوئے تھے, جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی. ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا, ڈر ہے کہ انتخابات کہیں ملتوی نہ کروا دیے جائیں اور یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں. اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے اور 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے. جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اور چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ اور چودھری نثار کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اپریل 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی, لیکن وہ چودھری نثار ہیں اور انہوں نے اپنا ہی ایک الگ فیصلہ کیا. اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو دیکھا تو ویگو ڈالا آ جائے گا. انہوں نے کہا چودھری نثار صاحب اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی الحاق کی بات کرتے ہیں تو ویگو ڈالا آ جائے کہ ان کو بھی لے جائے گا. یہ آزادی کی تحریک ہے, یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے بھی ملاقات کی, اور اس کے علاوہ جو انڈر ٹرائل ہوا پہلے ذرا اس کے بارے میں بتا دوں کہ عمیر نیازی صاحب نے یہ بتایا کہ آج سائفر کیس میں جو سینئر وکیل تھے وہ موجود نہیں تھے, اور عدالت کو یہ درخواست دی گئی کہ آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ کیے جائیں. لیکن ہمارے اعتراض کے باوجود, ہماری درخواست کو اگنور کرنے کے باوجود گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور ہمارے سینئر وکلا موجود نہیں تھے. اس کو ہم چیلنج کریں گے, اور یہ جو آج کی کارروائی ہے یہ بھی اللیگل ڈکلیئر ہوگی اور یہ ٹرائل بھی صحیح ثابت نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ اسی تناظر میں انہوں نے کیا لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے, اور اس میں میرا خیال ہے لگنا ہی چاہیے, حقیقت میں بھی یہی ہے. اور شاہ محمود قریشی نے, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں, اور عمران خان نے کہا ہے کہ تمام امیدوار اتوار کو کمپین شروع کریں, اور جو کمپین شروع نہیں کرے گا اس کے ٹکٹ واپس لے لیے جائیں گے. یہ بات انہوں نے میڈیا کو بھی کہی ہے عمران خان صاحب نے, اور وکلا کو بھی کہی ہے, اور وکلا کے ذریعے بھی یہ بات آگے کنوے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کہا کہ انہوں نے کہا غلامی نامنظور ہماری کمپین کا حصہ ہوگا, بغیر رول آف لا کے تقسیم ہم ہوتے رہیں گے, اور غریبوں کو سزا ملتی رہے گی اور امیر بچتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرتی ہے. سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, یہ انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور عمران خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب نے عوام کے لیے یہ بات کہی ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحب نے ایک بات کی ہے. جی, علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وکلا کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے پیٹیشن تیار کریں, اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر گئی 9 مئی کے واقعات کی, وہ بھی سامنے آنی چاہیے. ہم پیٹیشن دائر کریں گے کہ تمام فوٹیجز سامنے آئیں, اور ان فوٹیجز میں نظر آنے والوں پر کیسز چلائیں. ہزاروں بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں, ہمیں بھی دہشت گرد کہا جا رہا ہے, ہم پر بھی مقدمات 4 مقدمات ہیں. مقدمات میں کہا گیا ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نون لیگ کے دفاتر جلائے, سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلے گا کس نے یہ جرم کیا ہے. چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ جسٹس جج دلاور نے عمران خان کے خلاف ناجائز فیصلہ کیا, جج دلاور کی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ دوبارہ جج ہوں گے اور ناجائز فیصلے دیں گے. جسٹس قاضی فیصل سے اپیل کریں گے کہ عمران خان ابھی تک جیل میں کیوں بیٹھا ہے, اور قاضی فائزہ زبردست طریقے سے پروسیڈنگ کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ تو ہے عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب نے جو آج فیصلے کیے. اب باتیں ہیں جی جو اندر ٹرائل ہوا اور جو اندر گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک بات کی ہے وہ بھی کافی سخت باتیں کی ہیں قریشی صاحب نے, اور ان کی تلخی بھی ہوئی ہے. پہلے ذرا سن لیں کہ اسد مجید صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا. اسد مجید جو کہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں, اور بعد میں سیکرٹری خارجہ کے طور پہ ریٹائر ہوئے, اور اسد مجید صاحب سے ہی یہ میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ لو کی. اس میں انہوں نے کہا کہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا. 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا, اور یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی, اور جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستانی ہاؤس میں کی گئی. ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا. پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے. ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں,
और साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। अब यहाँ पे बात है कि उसमें खतरा या साजिश उन्होंने तो नहीं लिखनी थी, साइफर उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट करना था कि ये डोनाल्ड लू ने मुझे कहा और ये हमने कहा और ये पैगाम है, ये उन्होंने लिख दिया। उसमें साइफर के अंदर ना खतरा या साजिश, ये तो उसके बाद जब इसको डी कोड किया गया और डी कोड करने के बाद जब ये कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया, जब ये रखा गया वफाकी काबीना के सामने, तो उसमें इसको अंदरूनी मुदाखलत करार दिया गया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मदाखलत, खुली मदाखलत करार दिया गया। तो इसलिए साइफर के अंदर ऐसी कोई चीज और ये साजिश नहीं थी, क्योंकि साइफर में तो नहीं लिखना कि ये साजिश है। साइफर अगर साजिश नहीं थी तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों किया गया, उसी डॉक्यूमेंट पे, उन्हीं अहकामात पे, उन्हीं हिदायत पे फिर अमल दरामद क्यों किया गया, क्योंकि अमल भी किया गया और हुकूमत को खत्म भी किया गया। जो साइफर में हिदायत दी गई थी वो सब कुछ हुआ। इसलिए असद मजीद साहब के बयान पे ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी। मुझे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी बुलाया गया। असद मजीद साहब ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डिमार्च इशू करने का फैसला हुआ, तो अगर ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी, अगर ये साइफर नॉर्मल था, तो फिर डिमार्च क्यों किया गया? कौमी सलामती कमेटी के फैसले में कमेटी ने क्यों किया, जिसमें फौजी क़यादत भी मौजूद थी, आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी मौजूद थे, एयर चीफ भी मौजूद थे, फ़िज़ाइया पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। तमाम की तमाम लीडरशिप उसमें मौजूद थी। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? मैंने डिमार्च इशू करने की तजवीज़ दी थी, असद मजीद साहब ने कहा। तो फिर अगर ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी तो फिर ये डिमार्च इशू करने की, तो असद मजीद साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है और ये बात उन्होंने कन्वे कर दी है। उन्होंने भी बता दिया है कि ये मामला कुछ और था। साइफर मामला पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था और ये भी उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा साइफर पहले, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ऐसा साइफर पहले कभी नहीं आया और हमने 3.5 सालों में कभी किसी को डिमार्च नहीं किया, तो वाकईतन ये पीछे कुछ था और ये आगे जाके वो बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बताया कि ये साइफर जो है ये सेक्रेटरी खारजा के लिए था। तो सेक्रेटरी खारजा के लिए अगर ये साइफर था तो फिर सेक्रेटरी खारजा जो है, क्या वो वजीर खारजा के अंडर नहीं आते? क्या उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं करना होता? क्या वजीर खारजा ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म नहीं करना होता कि बाहर क्या हो रहा है और अंदरूने पर्दा क्या कुछ चल रहा है? तो ये सारी बातें जो है साइफर की, उसमें बहुत सारी हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं, इसके बावजूद कि बहुत ज्यादा सेंसरशिप भी है और कंट्रोल्ड ट्रायल हो रहा है। जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। कागजात नामजदगी की तस्दीक न होने के बायस NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा। जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। जज साहब के हुक्मनामे के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। शाह साहब हमने कानूनी तरीकाकार पूरा कर दिया था, जज साहब ने कहा। और अबुल हसन जुल्करनैन ने, प्रोसिक्यूटर इसके दौरान बोले शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू के दौरान, तो मैं अपने हकूक की बात कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? सरकारी वकील को उन्होंने कहा। राजा रिजवान अब्बासी, शाह महमूद कुरैशी और राजा रिजवान अब्बासी के दरमियान फिर तलखियां हुई और तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम और तुम्हारी औकात क्या है? कुरैशी साहब ने उसको कहा। तो राजा रिजवान अब्बासी ने वापसी पूछा कि तुम्हारी क्या औकात है? फाजिल अदालत के ने यानी कि जज अबुल हसन साहब ने कहा कि जरा ठंडे हो जाएं और पुरअमन रहने की तलकीन की। तो शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी और कहा कि जज साहब ने कहा कि ये आपका हक है, हम इसको देखते हैं और इसको देख के आगे बढ़ाते हैं और आपका जो हक है वो आपको जरूर मिलेगा। अब एक और बात उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने की। उन्होंने कहा जी, शाह जावेद हाशमी साहब को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी हक और सच का झंडा बुलंद किया है। और कुरैशी साहब ने कहा कि बिलावल से मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है और बिलावल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंडर वजीर खारजा का हलफ फिर क्यों उठाया था? बिलावल कहता है कि हम भुट्टो के वारिस हैं, तो उन्होंने PDM बनाकर जिया के वारिसों के साथ अलहाक क्यों किया? IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी कुर्बान कर दी। मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग की मदद मांग रहा है और लोधरा में नून लीग की मुखालफत कर रहा है और IPP ने 51 सीटें पर कागजात नामजदगी जमा कराए, 7 पर एडजस्टमेंट की, बाकी फारिग कर दी। साइफर पर लिखा था, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइफर पर लिखा था कि सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए है।
तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। तो मसला ये है कि अगर ये सिर्फ साइफर सेक्रेटरी खारजा के लिए था तो वही बात है कि फिर ऊपर बाकी ये किसने फिर सेक्रेटरी खारजा किसको रिपोर्ट करता था, किसको रिपोर्ट करना था उन्होंने। साइफर आने के बाद खान साहब ने कहा जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं सबको ब्रीफ किया जाए। तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को साइफर पर भेजने की। जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इमरान खान के हक में बयान बहुत बड़ी बात है और जावेद हाशमी ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुहिम की क़यादत करेंगे। हम जावेद हाशमी के शुक्रगुजार हैं। तो ये है आज की सिचुएशन जनाब। बाकी इंशाल्लाह खबरें अगले व्लॉग में। और एक तरफ और भी बता दूं कि दफा 144 नाफिज कर दी गई है और दफा 144 पंजाब में नाफिज की गई है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगी और बाकी मुस्लिम लीग नवाज अपनी जो रैली हैं वो जारी सारी रखेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।